नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग पवन पढ़ चुके हैं। पवन कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है और किस दिशा से किस दिशा की ओर बहता है, ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे हम लोग पवन का प्रकार, पवन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों वो सारी चीज जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारा पूछा जाता है, चाहे वो एलपी में बैठते हैं आप या एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, किसी एसएससी एग्जाम पर बैठते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए आइए क्लास अच्छा क्लास देखते हैं। तो जैसा कि हम हमेशा आप लोग को बोलते हैं कि लुसेंट को एक बार कम से कम 1 से 2 बार आप टॉपिक वाइज क्लियर करो, ठीक है। तो आपका वही बुक है, लुसेंट बुक है, सब्जेक्टिव है और पवन है, और पेज नंबर हम बताते हैं 93, ठीक है। अगर आपके पास लुसेंट है तो अभी आप लुसेंट निकाल के देख सकते हैं, पेज नंबर 93। उसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, जैसे कि बोले पवन, ठीक ना। पवन का प्रकार, पवन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों पवन 3 प्रकार का होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पवन 3 प्रकार का होता है। पहला जो है वो है प्रचलित पवन, या इसी को दूसरा नाम है अस्थायी पवन। हाँ, पहला जो पवन है प्रचलित पवन, या इसी को अस्थायी पवन कहा जाता है। दूसरा है मौसमी पवन, ठीक है। तीसरा है स्थानीय पवन। देखिए यहाँ स्थानीय, यहाँ अस्थाई। प्रचलित या अस्थाई, मौसमी, स्थानीय, सबके बारे में अभी हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आइए प्रचलित पवन, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों बोलता है प्रचलित, सिंपल समझो। हम हमेशा बोलते हैं दोस्तों, जब आप पढ़ाई करते हैं ना, ये दिमाग में रखिए हिम्मत कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। आप किसी भी चीज को जब पढ़ते हैं ना, उसको अगर समझना है ना ढंग से, तो उसको अपने दैनिक दिनचर्या जो होता है, यानी कि आप जो पर डे, यानी कि आपके साथ जो घटना घटता है उसी के अनुसार वही चीज, वही एग्जाम्पल पेश करो। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या नाम रखा है, प्रचलित पवन। भाई प्रचलित, प्रसिद्ध आदमी, किसी भी व्यक्ति को जब आप जानते हैं, इसका मतलब वो प्रसिद्ध है, वो उस नाम से प्रसिद्ध है, वो उस काम से प्रसिद्ध है। हाँ समझ रहे हैं ना। जैसे उसी तरह दोस्तों हवा जो है ना, ये जो पवन का प्रकार नाम रखा गया प्रचलित पवन। देखते हैं दूसरा मुझे पता चलता होगा अस्थायी पवन। इसका मतलब दोस्तों ये जो पवन है, हाँ, वो अस्थायी है, मतलब उसका दिशा चेंज होगा ही नहीं। कतनो कुछ हो जाए, बर्मा भी खुद क्यों ना आ जाए, उसका दिशा चेंज नहीं होगा। समझ रहे ना। कह रहा है कि वर्ष भर एक ही दिशा में बहता है। दोस्तों ये जो पवन है ना, वर्ष भर यानी सालों भर एक ही दिशा में, जैसे अभी गर्मी आ जाएगा ना, फुल गर्मी, जैसे पूरा एकदम ताबड़तोड़ गर्मी आ जाएगा, देखिएगा एकदम आंधी तूफान के जैसा, एकदम दोपहर में लू के जैसा चलता है, जैसे लगता है लू पूरा एकदम जला देगा चेहरा। और वो जो पवन चलेगा देखिएगा पश्चिम से पूरब की ओर, समझ रहे हैं ना, पश्चिम दिशा से, जैसे इधर क्या है, पश्चिम है, इधर पश्चिम है, इधर क्या है, पूरब है। तो पश्चिम से पूरब की ओर चलेगा, जो हवाएं चलेगी पश्चिम से पूरब की ओर। देखते हैं ये प्रचलित है अपना दिशा स्थिर रखने में, यानी ये दिशा अपना भटकता नहीं है, अपने दिशा से भटकता नहीं है, अपने दिशा चेंज नहीं करता है, पश्चिम से पूरब की ओर ही चलेगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्रचलित पवन। समझ रहे हैं क्या नाम रखा गया, प्रचलित पवन। इसी का दूसरा नाम है अस्थायी पवन। हाँ दोस्तों, इसका मेन पॉइंट जो हो गया, वर्ष भर एक ही दिशा में। इसका जो मेन एक पॉइंट, पहला पॉइंट है जो इसको पकड़ना है, कैसे हम पकड़ेंगे, तो बोलेंगे वर्ष भर, सालों भर एक ही दिशा में, बस। अब देखिए यहां पर कह रहा है एक वायु भार कटिबंध से दूसरे वायु भार कटिबंध में। जैसा कि दोस्तों हम कटिबंध जब पढ़ा रहे थे, आपको बताए थे कटिबंध क्या होता है, तो वही कहता है कि दोस्तों यहां पर जब आप एक वायु भार कटिबंध से दूसरे वायु भार कटिबंध में जाएंगे, जैसा कि ये क्या है, यहाँ पर भूमध्य रेखा है, यानी कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ठीक ना, 0 डिग्री। यहां पर क्या है, 30 डिग्री लेते हैं, ठीक है, फिर यहां पर 60 डिग्री लेते हैं, ठीक है। सेम चीज यहां पर होगा, यहां पर 30 डिग्री होगा, यहां पर फिर 60 डिग्री होगा, ठीक है। और ये जो होगा आपका नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। तो दोस्तों ये भूमध्य रेखा हो गया, और ये वाला जो हिस्सा हो गया उपोष्ण उच्च वायु दाब, ठीक ना। और ये वाला जो हिस्सा हो गया ये उपध्रुवीय निम्न वायु दाब, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहां पर जो पवन ये चल रहा है, कह रहे एक वायु भार कटिबंध से दूसरे वायु भार कटिबंध में। कहने मतलब दोस्तों हम हमेशा बोलते हैं, हाँ, और आपको ये अभी तक तो पता चल गया, पवन जो चलता है दोस्तों, हम उसी टाइम बताए थे जब आप फर्स्ट दिन क्लास दे रहे थे पवन का, ये हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलता है। तो वही कहता है एक कटिबंध से दूसरे कटिबंध में, एक कटिबंध मतलब वहां पर उच्च वायु दाब होगा,
दूसरा कटिबंध मतलब वहां पर निम्न वायु दाब होगा। तो दोस्तों उपोष्ण उच्च कटिबंध जो होता है सबसे उच्च होता है, यहाँ पर वायु दाब जो होता है उच्च होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है उपोष्ण उच्च कटिबंध, ठीक ना। यहाँ पर वायु दाब सबसे ऊंचा होता है और यहाँ पर वायु दाब उप ध्रुवीय निम्न कटिबंध, यहाँ पर लो होता है। जब भी दिशा ये पवन जो चलेगा एक कटिबंध से दूसरे कटिबंध की ओर इधर चलेगा, ठीक ना। तो इसी तरह जब आप इधर आएंगे इधर भी वही है उपोष्ण उच्च कटिबंध, उपोष्ण उच्च कटिबंध, ठीक है। और यहां पर है उपध्रुवीय निम्न कटिबंध, उपध्रुवीय निम्न कटिबंध, निम्न कटिबंध। दोस्तों यहां पर भी जब हवाएं आएगी इधर से इधर आएगा, ठीक ना, यानी कि उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र में आएगा, ठीक है। और आइए आगे देखते हैं, कह रहा है कि एग्जांपल के तौर पर कह रहा है पछुआ पवन जो है इसी का है। बोलेगा क्या प्रचलित पवन या अस्थायी पवन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा है, वो ये भी हो सकता है निम्न में से कौन सा अस्थायी पवन है या प्रचलित पवन है। तो दोस्तों आप बोलेंगे एक पछुआ पवन है जिसका दूसरा नाम वेस्टर्लीज है, दूसरा व्यापारिक पवन है और तीसरा ध्रुवीय पवन है। तो दोस्तों प्रचलित पवन भी 3 प्रकार का हो गया। देखो पवन तो 3 प्रकार का हो ही गया, प्रचलित या अस्थायी या मौसमी और तीसरा हो गया स्थानीय है। जब प्रचलित में आएंगे तो प्रचलित भी 3 प्रकार का हो गया, एक हो गया पछुआ पवन, इसी को वेस्टर्लीज बोलते हैं, दूसरा हो गया व्यापारिक पवन, तीसरा हो गया ध्रुवीय पवन, ठीक है। अब देखिए इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं कि पछुआ पवन किसको बोलते हैं। पछुआ पवन नाम से ही पता चल गया होगा आप लोगों को, समझ गए, नाम से ही पता चल गया होगा, यानी कि पछुआ पवन मतलब सालों भर जब भी ये बहेगा ना पश्चिम से पूरब की ओर, ध्यान रखिएगा पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम ये है, पूरब ये है, हाँ पश्चिम से इधर बहेगा। दोस्तों अगर इसमें अगर देखा जाए, देखो ये तो अर्थ हो गया ना, ये अर्थ हो गया, ये जो मूव करेगा दोस्तों हम उस दिन में बताए थे हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा। देखो ये समझो ये गोलाई है, हाँ इसका ऐसे गोलाई है और ये ग्लो कैसे रहता है, ऐसे एक उसमें ऐसे फिक्स रहता है, जब ये घूमता है इस तरह ग्लो घूमता है, यानी कि दोस्तों अगर हम यहां पर दिखाएं आपको इस तरह से बना करके, इस तरह से बना करके, तो ये फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है ये एरिया, और ये क्या करता है रोटेट करता है। जब हम बता देते कि यहाँ पर जो पवन मुड़ जाता है, यानी कि भूमध्य रेखा से अगर पवन इधर जाएगा, जैसे कि देखो पश्चिम से पूरब जाएगा, सॉरी यहाँ दक्षिण से उत्तर जाएगा, अगर पवन दक्षिण से उत्तर जाएगा तो कैसे जाएगा, पृथ्वी तो ऐसे रोटेट हो रहा है ना, ऐसे रोटेट हो रहा है तो कैसे जाएगा। तो दोस्तों यहां से जैसे ही इधर से आएगा ये इधर मुड़ जाएगा, हाँ रोटेट हो रहा है ना, ये इधर मुड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी कि इससे भी पता चल रहा है कि इधर जो मुड़ा इसका मतलब इधर उच्च वायु दाब है और इधर निम्न वायु दाब है, इसीलिए तो उच्च से निम्न की ओर जा रहा है, हाँ। और दूसरा कारण ये भी है पृथ्वी के रोटेशन के कारण भी हो रहा है, यानी घूर्णन के कारण भी हो रहा है। तो दोस्तों वही कह रहा है कि पछुआ पवन जो है हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर चलता है। तो पश्चिम किधर है दोस्तों, अभी देखो यहाँ है पश्चिम आपका, यहाँ है पश्चिम आपका, यहाँ है पूरब, यहाँ है पूरब, यहाँ है उत्तर, यहाँ है उत्तर और ये है दक्षिण, ठीक ना। तो पछुआ पवन जब भी चलेगा पश्चिम से पूरब की ओर, दोस्तों देख रहे हैं हम आपको ये समझा रहे हैं, हाँ यहां से इधर गया और जब भी ये रोटेट करके फिर इधर घुसेगा, फिर यहां से ये इधर आएगा दोस्तों, यानी कि फिर यहां से ये जब भी प्रवेश करेगा फिर इधर से इधर जाएगा। यानी कि दोस्तों ये सालों भर, ध्यान रखिएगा, पछुआ पवन जो होता है या इसी को वेस्टर्लीज पवन बोला जाता है, ये सालों भर पश्चिम से पूरब की ओर बहता है बस, ठीक ना। तो दोस्तों पछुआ पवन का जो दिशा हो गया, यानी कि ये चलता है, इसके बारे में हम बता दें इसको, जब भी ये चलेगा तो उपोष्ण उच्च, ठीक ना, उपोष्ण उच्च वायुदाब से ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, निम्न वायुदाब, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। ये जब चलेगा उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कि 4 कटिबंध में जो कटिबंध है इसमें सबसे ज्यादा पछुआ पवन कहां पे पाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ये 30 डिग्री है, जब भी आप 40 डिग्री पे आएंगे, 40 डिग्री पर आएंगे तो 40 से 65 डिग्री, ये 60 हो गया और यहाँ पर 65 हो गया, 65 डिग्री, यानी कि दोस्तों इसका जो सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है वो आप बोल सकते हैं कि पछुआ पवन का सर्वाधिक विस्तार 40 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य, वो भी कहां, दक्षिणी गोलार्ध में, कहां, दक्षिणी गोलार्ध में, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में,
ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। दोस्तों पछुआ पवन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या हो गया? पहला पॉइंट, इसका दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। दूसरा, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर बहता है। तीसरा, इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ होता है? बोलेंगे 40 से 65 डिग्री के मध्य दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर दोस्तों? इसका और पछुआ पवन, जैसा कि वेस्टर्ली पवन कहा गया, इसका और नाम है, इसका नाम है दोस्तों, इसको और जो नाम से जाना जाता है उसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं डिटेल से। गरजता चालीसा, हाँ, गरजता चालीसा, हाँ, चालीसा, प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा और चिक्था साठा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, चिक्था साठा। तो क्या क्या नाम हो गया दोस्तों? एक तो हो गया गरजता चालीसा, हाँ, गरजता चालीसा, दूसरा हो गया प्रचंड पचासा और तीसरा हो गया चिक्ता साठा। दोस्तों इसका नाम, ये जो नाम पड़ा है वहां का जो स्थानीय नाविक था, यानी कि दक्षिणी महासागर में जो स्थानीय नाविक थे उसके द्वारा ये नाम दिया गया। ध्यान रखिएगा, पछुआ पवन को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चिक्ता साठा किसके द्वारा ये नाम दिया गया? तो नाविकों के द्वारा। ये जो नाम दिया गया नाविकों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी महासागर में जो नाविक थे उसके द्वारा ये नाम दिया गया। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को अभी हम क्या बोल रहे हैं, पश्चिम से पूरब की ओर चलता है। जब ये देखते हैं आप गर्मी सीजन में किस तरह से जैसे लगता है होठ मुंह कान सब जला देगा, फाड़ देगा, तो समझ सकते हैं कि उस कितना पावरफुल रहता है। इसीलिए इसका नाम रखा है गरजता चालीसा। और क्या, आम का मंजर सब होता है, आम सब होता है, देखते हैं सब गिरा देता है, हाँ, लगेगा जैसे आंधी तूफान आया है। और वही जब शाम हो जाता है, इवनिंग हो जाता है, तो धीरे धीरे हवा शांत हो जाता है। इसीलिए दोस्तों इसका नाम गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, प्रचंड की तरह एकदम आएगा, प्रलय की तरह, हाँ, और चिक्ता साठा, देखते हैं ना एकदम उसका भयंकर रूप रहता है। और ये जो नाम दिया गया है नाविकों के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा है व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन, आखिर इसका नाम व्यापारिक पवन क्यों पड़ा, या इसको व्यापारिक पवन किसको बोलेंगे? पहले तो हमको ध्यान रखना है कि इसका गोलार्ध में स्थिति कहाँ है। 0 डिग्री से अगर आप फिर से वही फिगर बनाएंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी फिगर में हम समझेंगे फिर से कि 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा है और 30 डिग्री पर क्या है, 30 डिग्री पर क्या है वो भी बताएंगे, ठीक है। 30 डिग्री पर क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। 30 डिग्री पर दोस्तों क्या है, यहाँ पे उपोष्ण उच्च वायुदाब, हाँ, उपोष्ण उच्च वायुदाब, ठीक ना, उच्च वायुदाब। और यहाँ पर क्या है, ये यही है उपोष्ण उच्च वायुदाब। और ये क्या है, भूमध्य रेखा है। तो दोस्तों वही कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री बोलिए, या 30 डिग्री से, या फिर ये भी बोल सकते हैं दोनों गोलार्ध में, नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया, दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री तक व्यापारिक पवन पाया जाता है। या ये भी बोल सकते हैं कि उपोष्ण उच्च वायुदाब की ओर से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर बहने वाली जो हवाएं होती हैं उसको व्यापारिक पवन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उपोष्ण उच्च वायुदाब से, हाँ, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, सॉरी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर जो हवाएं बहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवन बोलते हैं। या ये भी बोल सकते हैं दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री या 30 डिग्री के मध्य व्यापारिक पवन पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात आ जाती है कि आखिर व्यापारिक पवन इसका नाम क्यों पड़ा। दोस्तों वहां पर जो स्थानीय नाविक थे वह सब जो व्यापार करते थे, यानी कि समझ रहे ना, महासागर यानी कि समुद्री इलाके के जो स्थानीय नाविक सब थे वो सब जब व्यापार करते थे, जब व्यापार करने जाते थे, जब वो नौका से चलते थे तो वो जिस दिशा में जाते थे ना, जिस दिशा में वो व्यापार करने के लिए जाते थे, आपको नौका चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, वो चलाना पड़ता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं हमको, वो चलाना पड़ता है हाथ से। जब वो नौका नाविक चलाते हैं नौका को तो दोस्तों उसको जरूर है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर उसका दिशा, यानी कि वो जिस दिशा में जा रहे हैं, अगर उसके विपरीत दिशा से एयर बहेगा तो उसको आगे बढ़ने में देगा, अगर देगा भी ना उसको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर वो नाविक जिस दिशा में जा रहे हैं, एयर भी उधर से इसी दिशा में आएगा तो जरूर है कि एकदम स्पीड से आगे बढ़ेगा। जैसे आप लोग घर में साइकिल चलाते होंगे, मोटरसाइकिल चलाते होंगे, ठीक ना, आप देखिएगा कि आप अगर इस दिशा में जा रहा है ना, अगर एयर भी आप इधर से आएगा ना, अगर आप साइकिल चला रहे हैं, अगर पैडल मारना छोड़ भी देंगे ना तो आपको बहुत दूर ले जाता है। तो उसी तरह दोस्तों जो वहां का स्थानीय नाविक सब थे, व्यापार करते थे, तो उसको उस टाइम में बहुत आसान होता था। वो जिस दिशा में व्यापार करने जाते थे ना, उसी दिशा में वो हवा भी चलता था और सालों भर चलता था हमेशा। इसीलिए इसका नाम वो नाविक
ही रखा है, व्यापारिक पवन रखा गया है। समझ रहे ना, नाविक के कारण ही इसका नाम व्यापारिक पवन रखा गया है या व्यापारिक पवन पड़ा। तो इस तरह से दोस्तों व्यापारिक पवन को भी हम लोग क्लियर समझ लिए, ठीक है। अब ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन यहां पर अगर देखेंगे फिगर में, ये क्या है, ध्रुव है, ये क्या है, ध्रुव है ये, ठीक है, ये क्या है, ध्रुव है। हाँ, ये उत्तरी ध्रुव बोलिए, उत्तरी ध्रुव बोलिए, और ये दक्षिणी ध्रुव, क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि इसके नीचे हाँ उपध्रुव है, उपध्रुव है, उपध्रुव है, ठीक है। इसके नीचे क्या है दोस्तों, उपध्रुव है, उपध्रुव है। और यहां का जो दाब है निम्न है, निम्न है, इसलिए इसका नाम रखा गया है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब, ठीक ना। यहां दाब जो है निम्न और यहां पर जो है उच्च है, क्या है, उच्च है, क्या है दोस्तों, उच्च है। तो दोस्तों ये जो ध्रुवीय पवन है ये बोलता है क्या कि दोनों गोलार्धों में, उत्तर में हो या दक्षिण में, जब आप ध्रुव से आप उस ध्रुव निम्न वायुदाब की ओर आएंगे तो जो हवाएं मिलेगी आपको, जो पवन मिलेगी, ये मिलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय पवन। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय पवन। तो दोस्तों क्लियर हो गया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब की कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाले पवन को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय पवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्रुवीय पवन बोलते हैं। क्लियर समझ में आ गया, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाले पवन को ध्रुवीय पवन कहा जाता है। तो दोस्तों यहां तक हम लोग क्लियर पा रहे हैं और इसमें कुछ खास बेस नहीं जानना है हम लोग को। क्लियर हो गया दोस्तों। अब आगे थोड़ा देख लेते हैं हम लोग मौसमी पवन। मौसमी पवन क्या है दोस्तों, जैसा कि हम बोलते हैं हमेशा, जब भी आप पढ़ाई करते हैं ना, यूट्यूब पे या मोबाइल से पढ़ते हैं ना, तो कोशिश कीजिए उसको कॉपी में नोट करने का, ठीक ना। जब आप कॉपी में नोट कर लेंगे तो देखो पढ़ने का तरीका हम बोलते हैं ना, हमेशा बंदा वही सक्सेस करता है जिसका पढ़ने का तरीका सबसे अलग हो। आप जब नोट करके रखेंगे तो हमेशा आपको मोबाइल नहीं खोलना पड़ेगा। इससे आंख भी, अगर आपका हमेशा देखते हैं तो आंख पर भी जो इफेक्ट पड़ता होगा वो भी कम हो जाएगा। थोड़ा आंख को भी बचाना है ना आप लोगों को, एलपी बनना है तो आंख को भी बचाना है, समझ रहे हैं ना। उस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, कॉपी में नोट कर लेंगे ना, बार बार मोबाइल नहीं खोलना पड़ेगा। और उसको ना मंथन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, भूल गए तुरंत पलटा के देख लीजिए, बस इसी तरह याद होता है। रटने से याद नहीं होता, रट्टो मत, ये दिमाग में रखवे मत कीजिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, अरे ऐसे घूमते फिरते रहे, कुछ से कुछ कैसे सोचते हैं, दिमाग में कुछ से कुछ चलते रहता है, कुछ से कुछ सोचते रहता है। अरे उसके बदले में इसी को घुमाओ, इसी को चलाओ, समझ रहे ना। तब इस तरह ना आपका पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगेगा, तब ना आप भी देखिएगा किस तरह आप विकसित हो जाएंगे। मतलब समझ लो कि आपके होठ पर सारे शब्द रहेंगे, लूसेंट का एक एक पेज नंबर याद हो जाएगा कि इस पेज नंबर में यही चीज है, आप निकालो। ऐसा पढ़ाई होता है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों जैसे बोले मौसमी पवन, मौसमी पवन नाम से ही पता चल गया होगा कि मौसमी पवन किसको बोलते हैं। बोलता है क्या, मौसम या समय परिवर्तन के साथ जो दिशा बदलता है, समझ रहे हैं, मौसम या समय परिवर्तन के साथ। जैसे आंधी तूफान आ जाएगा ना, पता नहीं चलता है हवा किधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर उखाड़ देगा, कभी वो उखाड़ देगा। कभी देखते होंगे वो घास घूस सब वो देखते होंगे गोल 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 घूमते रहता है, मतलब आंधी तूफान जब आएगा, मतलब उसका कुछ दिशा ही कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको, समझ रहे ना। जो पवन मौसम के अनुसार अपना दिशा चेंज कर ले उसी को मौसमी पवन कहा जाता है। इसमें हम लोग कुछ खास नहीं जानना है, ठीक है। इसमें इसका जो एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो मानसूनी पवन जो होता है मौसमी पवन होता है। मानसून या मौसम दोनों एक ही नाम हो गया, ठीक ना। मौसम के अनुसार जो दिशा बदलता है उसी को मौसमी पवन कहा जाता है। उसी का एग्जांपल हो गया मानसूनी पवन, और दूसरा हो गया स्थल समीर, और तीसरा हो गया समुद्री समीर। दोस्तों समीर का मतलब होता है हवा या पवन, ठीक ना, तो घबराइएगा मत। स्थल समीर और समुद्री समीर, तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। मानसूनी पवन क्या होता है, तो दोस्तों जैसा कि बोले जो मौसम के अनुसार समय यानी कि दिशा अपना बदलेगा, या समय के अनुसार जो अपना दिशा परिवर्तन करेगा उसी को मौसम बोलिए या मानसूनी बोलिए, ठीक ना। स्थल समीर क्या होता था इसके बारे में दोस्तों जानते हो, इस पर कई बार क्वेश्चन ही पूछा गया और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। स्थल समीर किसको बोलते हैं दोस्तों, जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, इस बीच में सूर्य की किरणें हमारे पृथ्वी पर पड़ता है। और जैसे कि पृथ्वी हमारे कई सारे भूभाग में बांटा हुआ है, कहीं पठार है तो कहीं भूमि है तो कहीं जल है। तो दोस्तों जो समुद्र है, समंदर क्या है, जल है, और जो हमारा स्थल है जहां हम लोग हैं स्थल है। तो दोस्तों जब दिन में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है तो
समंदर जाए वहां क्या है, उसका तो वाष्पीकरण होगा, तो वाष्पीकरण होगा तो दोस्तों उसका नमी जो है जल का एयर में आ रहा है, यानी वातावरण में आ रहा है, तो दोस्तों उस जगह का जो वातावरण होगा ना वो वहां पर नमी के कारण ठंडा रहेगा, ठंडा दिन में। जब भी आप किसी नदी के किनारे से या तालाब के किनारे से गुजरिएगा ना तो देखिएगा दोपहर में वहां जब हवाएं चलेगी ना आपको ठंडा महसूस होगा, समझ रहे हैं, यानी कि वाष्पीकरण के कारण एयर में उसका नमी मिल जाता है, यानी कि एयर में नमी आ जाता है, तो दोस्तों वहां पर उच्च वायु दाब आ जाता है, उच्च वायु दाब हो जाता है। ठीक, अब आइए स्थल पर। जब स्थल पर दोस्तों जब पानी नहीं रहता है, सूखा मरुस्थल रहता है, वहां पर क्या होता है, सूर्य की किरणें जैसे गिरता है ना तो वहां पर नमी और जो रहता है वो भी खत्म हो जाता है, और वहां पर एयर में जो है एयर हल्का हो जाता है। एयर हल्का होता है तो निम्न वायुदाब उत्पन्न होता है, निम्न वायुदाब उत्पन्न होता है तो वहां का जो एयर है ना वो ऊपर की ओर उठ जाता है, तो ऊपर की ओर उठ गया यानी भाग गया। अब उसका जगह लेने के लिए ये समंदर का जो समुद्री इलाके का जो एयर है, समुद्री इलाके का जो एयर है, ठीक ना, समुद्री इलाके का जो एयर है वो स्थल की ओर बहेगा। किसकी ओर? स्थल की ओर बहेगा। ये एयर कहां बहेगा? स्थल की ओर। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं समुद्री समीर, यानी कि समंदर की ओर से स्थल की ओर जो हवा चलेगा उसी को बोलेंगे समुद्री समीर। ठीक ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा, समंदर से स्थल की ओर, तो समुद्री समीर क्या बोलेंगे इसको? समुद्री समीर क्या बोलेंगे? समुद्री समीर। ठीक है, लिखा हुआ है समुद्री समीर, यानी कि समंदर से, हाँ समुंदर से स्थल की ओर, स्थल की ओर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखो स्थल समीर किसे कहते हैं, अब तो इसके बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा, यानी स्थल से समंदर की ओर। ये प्रक्रिया कब होता है, ध्यान रखिए, ये प्रक्रिया दिन में होता है, दिन में होता है। ठीक ना, दिन में होता है, क्योंकि हम क्या बोले, दिन में सूर्य की किरणों से जल का वाष्पीकरण होता है, उस टाइम क्या होता है, उस जगह का वायुदाब में भार बढ़ जाता है, यानी कि उच्च वायुदाब हो जाता है, और पृथ्वी का क्या होता है, स्थल का क्या होता है, निम्न हो जाता है। इसीलिए यहाँ समंदर में यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए इसको समुद्री समीर होता है। तो समुद्री समीर का घटना कब घट रहा है? दिन में घट रहा है। ये भी पूछ सकता है कि समुद्री समीर का घटना कब घटता है, तो दोस्तों दिन में होता है। लेकिन स्थल समीर का जो होता है, देखो अब जैसे शाम हो गया, शाम हो जाएगा तो क्या होगा पता है, शाम होगा, सूर्य किरणें खत्म हो जाएगा, तो ये स्थल जो है क्या होता है, भाप छोड़ेगा, यानी गर्मी छोड़ेगा। देखिएगा रात में ना, शाम में, रात में, अंधेरा में जब रात हो जाता है, देखिए अगर ऊपर में आसमान में अगर बादल रहेगा ना तो पृथ्वी जो विकिरण छोड़ता है, यानी कि सूर्य की किरणों द्वारा जो अवशोषण किया गया है, और ये जब विकिरण छोड़ेगा तो दोस्तों अगर बादल वहां पर रहेगा ना तो इसको जाने नहीं देता है, जिसके कारण देखिए पूरा गर्मी लगने लगेगा, एकदम लगेगा पूरा कितना गर्म लग रहा है, इसी वजह से गर्मी लगता है। तो दोस्तों यानी कि शाम में पृथ्वी क्या कर रहा है, विकिरण छोड़ रहा है, हाँ वो भी गर्म विकिरण छोड़ रहा है। लेकिन दोस्तों जो चीज जैसे कि आप मेटल ले लेते हैं, मेटल को क्या बोलते हैं, मेटल को जितना जल्दी गर्म कीजिएगा उतना जल्दी गर्म होगा, तुरंत ठंडा भी होता है। उसी तरह दोस्तों स्थल जो है समंदर की तुलना में जल्दी ठंडा होता है, और जब ये ठंडा होता है, समंदर धीरे धीरे होता है। जब आपके घर में, घर के आसपास कोई नदी होगा या तालाब होगा, इवनिंग में अगर जाएंगे, शाम में जाएंगे, सूर्य अस्त के बाद जाएंगे तो उस जगह पर गर्म हवा चलता है, यानी उल्टा होता है। लेकिन अब जब किसी स्थल पर रहेंगे तो वहां पर ठंडा हवा लगेगा आपको। तो दोस्तों कहने का मतलब शाम में, इवनिंग में स्थल पर यहाँ पर उच्च वायुदाब हो जाता है। क्या होता है? उच्च वायुदाब, समझ रहे हैं, उच्च वायुदाब। और समंदर में क्या होता है? निम्न वायुदाब। क्या होता है? निम्न वायुदाब। तो हवा किधर से किधर बहेगा? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, यानी कि बोल सकते हैं स्थल से समुद्र की ओर बहेगा। किधर बहेगा? स्थल से समुद्र की ओर। इसी को दोस्तों स्थल समीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थल समीर। और ये घटना कब घटेगा? रात में। कब घटेगा? रात में। क्लियर? स्थल समीर में स्थल से समंदर की ओर हवा जाता है, और ये घटना रात में घटता है, ध्यान रखिएगा। बस इतना ही हम लोग को आज पढ़ना है। इसके बाद स्थानीय पवन के बारे में आगे क्लास में देखेंगे, और उम्मीद करेंगे ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। जैसा कि बोले हम कॉपी में नोट करके रखना है, ठीक है, तभी आपको बेनिफिट इससे मिलेगा। और कोई भी अगर इसमें डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और वीडियो को यहाँ तक रहने देते हैं दोस्तों। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।